हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने जो हरियाणा एचडीओ का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसकी आंसर की आप लोगों को 1 घंटे में 1.5 घंटे में किसी न किसी चैनल के थ्रू मिल जाती है। मेरे हिसाब से एचडीओ की नहीं मिली होगी। क्यों नहीं मिली होगी? क्योंकि पेपर का लेवल था, शानदार लेवल था। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं कि आप स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन करने सीख जाइए, क्योंकि जो आगे आने वाला दौर है वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन का ही होगा। और ऐसे भी अब क्वेश्चन आने लग जाएंगे जिसमें चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन ठीक होंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है वो आपको बताना होगा। तो इस तरह का आपको एजुकेशन तो लेना पड़ेगा, है ना। यानी कहने का मतलब आपका बेसिक है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ये जो हरियाणा एचडीओ का पेपर हुआ है ना, इसका बहुत शानदार लेवल था, सुपर लेवल था, है ना। मतलब जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन थे यहाँ पे। जिसने ढंग से नहीं पढ़ा है, जिसका बेस क्लियर नहीं है, उसके लिए एग्जाम काफी मुश्किल था। चलो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन थे, अपने डिस्कस करते हैं। अब जो मैं आंसर की बता रहा हूं वो मेरे हिसाब से ठीक है। बोर्ड क्या कंसीडर करता है तो फाइनली तो आपको बोर्ड की ही माननी पड़ेगी, लेकिन मैं मेरे नॉलेज के भी हाथ पे क्या है ये आंसर की है वो आपको सोल्व करवा रहा हूं। लेकिन अगर आपने पीछे 5-6 महीने जो आपको YouTube पे क्विज करवाई थी वो देखी होगी, और आप उन क्विज को एक बार दोबारा देख लेना और इस पेपर को देख लेना डायरेक्ट क्वेश्चन कितने फंसे हैं। प्लस जो अभी अपने एमसीक्यूज का महासंग्राम बायलिंगुअल हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्वेश्चन का जो कोर्स स्टार्ट किया है, स्टार्ट किए हुए 10-15 दिन हुए। इसमें मैंने सीड टॉपिक कवर किया था और हॉर्टिकल्चर की 5 से 6 क्लासें रखी थी। उनसे कितने डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे हैं वो आप देख लीजिए। मैं नहीं बताऊंगा कितने, आप देखिए, मैच करिए और फिर भरोसा करिए। इस कोर्स में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए जाते हैं, प्लस उनकी पीडीएफ मिलती है। कोर्स का एक्सेस 1 साल का होता है और वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 साल तक रहते हैं। अभी तो मात्र इसका प्राइस 1000 रुपए है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी आप लोगों का। लेकिन बहुत जल्दी इसका प्राइस इस संडे तक इंक्रीज हो जाएगा। ये इसलिए था कि आप लोगों को बताया जा सके कि क्वालिटी एजुकेशन क्या है। इसलिए आप लोग जुड़ें और देखें कि हमें जो अगले एग्जाम फाइट करने हैं, क्रैक करने हैं, उसके लिए हमें किस तरह के नॉलेज की आवश्यकता होती है। चलिए, ये बातें तो होती रहेगी। हाँ, ये कोर्स आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। चलो, ये बातें तो अपनी चलती रहेगी, लेकिन अभी अपने बात करते हैं आंसर की। आज हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं चलेंगे, क्योंकि ये जस्ट आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है जो अभी पेपर हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आप उनमें कितने कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, विच इज C4 फ्रूट क्रॉप्स। इनमें से C4 फ्रूट कौन सा है? फटाफट आपको आंसर देना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। ए ऑप्शन है लीची, बी ऑप्शन है मैंगो, सी ऑप्शन है डेट पाम, डी ऑप्शन है चेरी। ई ऑप्शन तो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इनमें से जो C4 है वो आपका कौन सा है? डेट पाम है। राइट आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है रिकरेंट फ्लावर। देखो, इस पे जो टिक लगे हुए ना उस पे नहीं जाना, ये किसी स्टूडेंट का पेपर है जिन्होंने मेरे को पीडीएफ प्रोवाइड करवाया है। तो यहां पे जो टिक है उस पे ध्यान नहीं देना है, जो मैं टिक करूं उसी पे आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है रिकरेंट फ्लावरिंग इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ विच मैंगो कल्टीवार। जो रिकरेंट फ्लावरिंग है वो मैंगो के कौन से कल्टीवार में देखने को मिलता है? अगली क्विज में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी इतना बता देता हूं कि फ्लावरिंग के समय अगर लॉन्ग कूल पीरियड होता है, यानी ठंडा मौसम होता है, उस समय रिकरेंट फ्लावरिंग है वो मैंगो में देखने को मिलती है। और ये प्रॉब्लम जैसे स्पॉन्जी टिश्यू सबसे ज्यादा अल्फांजो में होता है, वैसे ही रिकरेंट फ्लावरिंग है वो भी सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलती है? अल्फांजो के अंदर ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। PKM3 हाइब्रिड इज क्रॉस ऑफ विच वेराइटीज। देखो, काली पत्ती इंटू क्रिकेट बॉल इसका क्रॉस नहीं है PKM3 का। क्रिकेट बॉल इंटू काली पत्ती भी नहीं है, काली पत्ती इंटू मुरब्बा भी नहीं है। तो फिर इसका क्रॉस तो इसमें दिया हुआ ही नहीं है ना। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पे? डी ऑप्शन है वो राइट होगा, क्योंकि इसका जो क्रॉस है वो है गुत्थी इंटू क्रिकेट बॉल। गुत्थी इंटू क्रिकेट बॉल के क्रॉस से तैयार हुई है PKM3 जो है, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चले। अब ये देखो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब इन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पहला है ड्राई नेक इज डिसऑर्डर ऑफ एवाकाडो। ड्राई नेक है वो एवाकाडो का डिसऑर्डर है। फ्रूट नेक्रोसिस इज डिसऑर्डर ऑफ आंवला। फ्रूट नेक्रोसिस है वो आंवला का डिसऑर्डर है। वुडीनेस इज डिसऑर्डर ऑफ अनोना। वुडीनेस है वो अनोना का डिसऑर्डर है। कॉक्सकॉम्ब इज डिसऑर्डर ऑफ स्पोटा। कॉक्सकॉम्ब है ये स्पोटा का डिसऑर्डर है। तो अब आपको इसमें बताना है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव आर करेक्ट। इसमें से कितने स्टेटमेंट है वो आपके ठीक है, मतलब जो टोटल स्टेटमेंट है इसमें से कितने स्टेटमेंट है वो ठीक है। देखो ड्राई नेक एवाकाडो में होता है, बिल्कुल ठीक है। फ्रूट नेक्रोसिस आंवला में होता है, बिल्कुल ठीक है। वुडीनेस है वो अनोना में होता है और कॉक्सकॉम्ब है वो स्पोटा में होता है। यहां तो आपके सारे के सारे स्टेटमेंट ही ठीक है, यहां तो आपके सारे के सारे स्टेटमेंट ही ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका? डी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्लावर बड डिफरेंशिएशन इन मैंगो इज ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर। आपको पता होगा, बहुत बार क्विज में भी बताया हुआ है। नेक्स्ट है फ्लावर बड डिफरेंशिएशन इन ग्रेप्स इज ड्यूरिंग मार्च अप्रैल। जो ग्रेप्स है उसमें फ्लावर बड डिफरेंशिएशन मार्च अप्रैल में होता है। तीसरा है फ्लावर बड डिफरेंशिएशन इन आंवला इज ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर। चौथा आंवला में अक्टूबर टू दिसंबर होता है। फ्लावर बड डिफरेंशिएशन इन बनाना इज ड्यूरिंग जनवरी फरवरी। बनाना में जो फ्लावर बड डिफरेंशिएशन होता है वो जनवरी फरवरी में होता है। यहां दिया विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव आर करेक्ट। यहां करेक्ट बताने हैं कौन कौन से हैं, भी करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले अपने बात करें, मैंगो के अंदर फ्लावर बड डिफरेंशिएशन अक्टूबर से दिसंबर में होता है। पहले वाला तो बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा फ्लावर बड डिफरेंशिएशन इन ग्रेप्स। ग्रेप्स में मेनली मार्च अप्रैल में ही देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? मार्च अप्रैल में, ये भी ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें आंवला। आंवला के अंदर बात करें तो आंवला में फरवरी मार्च में फ्लावर बड डिफरेंशिएशन होता है, या अक्टूबर टू दिसंबर लिखा हुआ है, तो ये बात तो ठीक नहीं है। अक्टूबर से दिसंबर में तो नहीं होता है। और उसके बाद बनाना लिखा हुआ है, बनाना में जनवरी फरवरी। बनाना में तो वेरी करता है, वेराइटी टू वेराइटी और रीजन टू रीजन। लेकिन अब स्टेटमेंट देखो, सॉरी ऑप्शन देखो, या तो पहला दूसरा ठीक माना जाएगा, तो पहला तो ठीक है। दूसरा तीसरा इसमें पहले को मेंशन नहीं किया, ये तो होगा ही नहीं। इसमें भी पहले को मेंशन नहीं किया, ये होगा ही नहीं। अब आपके लिए कंफ्यूजन कौन सा हो सकता था? पहला और चौथा हो सकता था, अगर आप तुक्का भी लगाते तो, है ना। अब पहली बात ठीक है, दूसरी मैंने कहा ये ठीक है, और तीसरी मैंने कहा गलत है, इसका मतलब चौथा भी ठीक नहीं है। अगर आप तुक्का लगाते तो इन दो में से ही फिर आप करते। 50-50% आपके सही और गलत होने के चांसेस बन जाते हैं ना, अगर आप दिमाग लगाते तो। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट बाकी का फ्लावर बड डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ता है, मैंगो का तो पढ़ता ही पढ़ता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। ए ऑप्शन है वो राइट होगा, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको पता लग गया होगा कि एग्जाम का लेवल क्या है। अभी एक दो क्वेश्चनों से, अभी तो हम छठे पे पहुंचे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मलिका इज हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो रिलीज बाय आईसीआर। मलिका है वो आम की वेराइटी है और आईसीआर से रिलीज की गई है। अब देखो भाई, मलिका जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं। अब आईआरआई भी तो क्या है? आईसीआर का इंस्टीट्यूट है। और मलिका जो वेराइटी है वो कहां से रिलीज हुई है? अब देखो आईसीआर से रिलीज का अब इनका क्या कॉन्सेप्ट है? आईसीआर से रिलीज का इनका क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो बात नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि अब जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चाहे वो आईएचआर है, चाहे वो इंडियन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है, या कोई सा भी है, तो ये सब किससे हैं? आईसीआर के इंस्टीट्यूट है। अब मलिका जो रिलीज हुई है वो आईआरआई से रिलीज हुई है। कहां से रिलीज हुई है? आईआरआई से रिलीज हुई है। इन्होंने लिखा आईसीआर।
ऐसा तो अब IIHR भी किसका इंस्टीट्यूट है, ICAR का ही है। तो मेरे हिसाब से तो पहला स्टेटमेंट है वो सही नहीं होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि मलिका कहां से रिलीज है, IRI, बट IRI किसका इंस्टीट्यूट है, ICAR का है, तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है स्टेटमेंट। दूसरा है अर्का अरुणा। अर्का अरुणा इज हाइब्रिड वेराइटी ऑफ पोमग्रेनेट रिलीज बाय IIHR। अब बात आती है कि अर्का अरुणा पोमग्रेनेट की वेराइटी है या नहीं, बताओ। अर्का अरुणा पोमग्रेनेट की वेराइटी है या नहीं है, पहली बात तो यह। IIHR से तो रिलीज, ये नाम खुद ही बता रहा है कि अर्का जो वेराइटियां होती है वो कहां से रिलीज होती है, IIHR से रिलीज होती है। बहुत बार बताया हुआ है आपको भी, जो अर्का वेराइटी है वो कहां से रिलीज होती है, IIHR से रिलीज होती है। लेकिन ये पोमग्रेनेट की वेराइटी है या नहीं है, ये बंगनपाली और अल्फांजो के क्रॉस से तैयार वेराइटी है। तो बंगनपाली भी आम की है, अल्फांजो भी आम की है, तो ये तो मैंगो की वेराइटी है। अर्का अरुणा जो है, अर्का अरुणा जो वेराइटी है किसकी है, मैंगो की वेराइटी है, पोमग्रेनेट की तो नहीं है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह गलत है। वो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहां पे राइट आंसर आपका क्या है, बी ऑप्शन है वो आपका राइट है। क्लियर है स्टूडेंट। बड़े नेक्स्ट में, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। मलिका IRI से रिलीज है और अर्का अरुण है वो मैंगो की वेराइटी है, पोमग्रेनेट की वेराइटी नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हालांकि ये क्वेश्चन टफ नहीं था, स्टूडेंट हो सकता है क्वेश्चन पढ़ने के अंदर ही गड़बड़ कर दे। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट है इनको कंसीडर करना है। देखो क्या है, पुस्सा डेलिशियस एंड पुस्सा मैजेस्टी आर गायनोडायोसियस वेराइटी। बिल्कुल सही बात कही है, दोनों ही गायनोडायोसियस वेराइटी है। पुस्सा ड्वार्फ एंड पुस्सा नन्ना आर डायोसियस, ये दोनों भी ठीक है। CO3 एंड CO4 आर हाइब्रिड वेराइटी, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही क्या है, हाइब्रिड वेराइटी है। अगर हम CO3 की बात करें तो CO3 तो CO2 और सनराइज सोलो का क्रॉस है। CO3 जो है वो CO2 और सनराइज सोलो का क्रॉस है। वहीं पे CO4 की बात करें तो CO1 और वाशिंगटन का क्रॉस है ना, CO1 और वाशिंगटन का क्रॉस है। तो ये दोनों हाइब्रिड है, फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है। तो यहां क्या पूछा, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव अबो आर करेक्ट, सारे के सारे ही सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तीनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट पूछे तो करेक्ट की तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अगला क्वेश्चन है विच वेराइटी ऑफ ग्रेप्स इज द मोस्ट सुटेबल फॉर रेजिन। ये तो मेरे को लगता है 2-3 दिन पहले वाली क्विज में ही हमने बात की थी, है ना। विच वेराइटी ऑफ ग्रेप्स इज द मोस्ट सुटेबल फॉर रेजिन, जो आपको फ्रूट की क्विज करवाई थी उसके अंदर भी बताया था। रेजिन बनाने के लिए सबसे बढ़िया वेराइटी कौन सी है, थॉमसन सीडलेस वेराइटी सबसे बढ़िया है। तो राइट आंसर क्या है, बी। और अनाबेसाई आपको बताया था मुनक्का बनाने के लिए बढ़िया है ना, मुनक्का बनाने के लिए बढ़िया, अनाबेसाई जो बताया था। तो थॉमसन सीडलेस राइट आएगा, इसका बी ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट है जाइगोडोर्मेंसी इज फाउंड इन। अब देखो जाइगोडोर्मेंसी शानदार क्वेश्चन है और आपको फ्रूट की क्विज में करवाया था। जाइगोडोर्मेंसी ओनला में देखने को मिलती है, जाइगोडोर्मेंसी है वो ओनला में देखने को मिलती है। राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है वो राइट है। यहां पे थोड़ा सा 2 क्वेश्चन में इन्होंने रिलैक्सेशन दिया आपको, तीसरे में भी रिलैक्सेशन दिया। यहां पे कीवी फ्रूट इज, कीवी फ्रूट क्या है, देखो कीवी फ्रूट में सारी ही 10 लाइनें पढ़ाई जाती है आपको, उसके अंदर ये बताया जाता है कि ये एक डेसिडुअस वाइन है, यानी एक पर्णपाती वो लता है, डेसिडुअस वाइन है। ट्रेनिंग वाले टॉपिक के अंदर जो आपके YouTube पे भी डला हुआ है उसके अंदर भी बताया हुआ है कि एक डेसिडुअस वाइन है और इसके लिए आप ट्रेनिंग में T-bar मेथड है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, विच ऑफ द गिवन डिजीज इज रिलेटेड टू क्यूमिन सीड। क्यूमिन सीड में अल्टरनेरिया ब्लाइट होता है, जो अल्टरनेरिया अल्टरनाटासिस भी होता है और बर्नसाई से भी होता है, लेकिन इंडिया में जो मेनली होता है वो किससे होता है, बर्नसाई से होता है। तो राइट आंसर क्या है इसका, डी ऑप्शन है वो आपका राइट है, अल्टरनेरिया बर्नसाई। राइट आंसर क्या है इसका, डी ऑप्शन है वो राइट है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल स्पाइसेस, है ना, ऑल स्पाइसेस मैंने आपको क्विज में बताया था कि इसमें ब्लेंडेड फ्लेवर होता है। तो ऑल स्पाइसेस ट्री कम्स टू फुल बियरिंग स्टेज 20 to 25 ईयर। बिल्कुल ठीक बात है, इसकी फुल बियरिंग है ना वो 20 से 25 साल में स्टार्ट होती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा है पिमेंटो डायोका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑल स्पाइसेस, ये बात भी ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है, इन द लाइट ऑफ द अबो स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट है वो ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलते हैं जो रिसेंटली 1-2 सालों में हुए उनको पढ़ा करो आप, है ना, उनसे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेफ्रॉन इज नेटिव ऑफ इंडिया, ना भाई नेटिव ऑफ इंडिया नहीं है, ईरान का नेटिव है। कहां है, ईरान और पर्सिया का नेटिव है, ईरान और पर्सिया का नेटिव है, इंडिया का नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक नहीं लग रहा है। साई सेफ्रॉन इज फर्स्ट ग्रेड ऑफ सेफ्रॉन, ये बात तो ठीक लग रही है कि जो शाही सेफ्रॉन है वो क्या है, ग्रेड फर्स्ट के अंदर आती है। शाही सेफ्रॉन है ये ग्रेड फर्स्ट के अंदर आती है। तो स्टेटमेंट पहला तो क्या है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ये वाला ठीक है। सेफ्रॉन है इसका ओरिजिन ईरान है ना। सेफ्रॉन जो है इसका ओरिजिन तो ईरान है, और जो शाही सेफ्रॉन होती है ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आती है। नेक्स्ट अपने बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लार्ज कार्डिमम इज सन लविंग प्लांट, और स्टेटमेंट सेकंड इज लार्ज कार्डिमम इज सेड लविंग प्लांट। अब देखो दोनों में से एक बात तो तय है कि दोनों में से एक ही सही है। ये बात तो सही है कि दोनों में से सिर्फ क्या है, एक ही सही है, क्योंकि एक में तो इसने बड़ी इलायची को सेड लविंग प्लांट बोल दिया और दूसरी के अंदर क्या है, सन लविंग प्लांट बोल दिया। तो सन लविंग नहीं होता है, सेड लविंग होता है। अब देखो क्या आंसर देना है। इन द लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो द बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट दोनों नहीं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। ये बी डी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन है वो आपका राइट है। क्लियर है स्टूडेंट। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ही आपको देखने हैं। किंग ऑफ स्पाइसेस इज कार्डिमम। देखो भाई कार्डिमम जो है वो किंग ऑफ स्पाइसेस तो कतई नहीं है। किंग ऑफ स्पाइसेस तो कौन सा है, ब्लैक पेपर है। किंग ऑफ स्पाइसेस तो ब्लैक पेपर है, ये तो नहीं है। द येलो पिगमेंट प्रेजेंट इन राइजोम ऑफ टर्मरिक इज कुर्केमिन, बिल्कुल ठीक है। कुर्केमिन के कारण ही टर्मरिक हल्दी का रंग जो होता है वो पीला होता है। तीसरा देखते हैं, मेजर पंजेंट प्रिंसिपल ऑफ जिंजर इज ड्यू टू सल्फर कंपाउंड, नहीं फिनोलिक कंपाउंड की वजह से होता है। जिंजेरोल होता है ना, उसके कारण इसका जो अदरक होता है इसका जो बिटर टेस्ट होता है। और जिंजेरोल क्या है, एक फिनोलिक्स है। जिंजेरोल है वो क्या है, फिनोलिक्स है, सल्फर कंपाउंड नहीं होता है, तो ये गलत है। तीसरा एक ही स्टेटमेंट ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। ऊपर 3 स्टेटमेंट में है, उसमें से सही कितना है, सही सिर्फ एक ही है। ओनली वन स्टेटमेंट आर करेक्ट, एक ही ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली एक ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो राइट आंसर क्या आएगा, फर्स्ट है वो राइट आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फॉर टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट विच मेथड यूज। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, टी टेस्ट है। पीछे स्टैटिस्टिक की क्विज में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। बाकी आगे जब स्टैटिस्टिक की क्विज होगी उसके अंदर और एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। न्यूट्रल स्केल इंडिकेट्स, जो न्यूट्रल स्केल है वो किसको इंडिकेट करता है। न्यूट्रल स्केल कहता है कि कोई वेरिएशन नहीं है जिसे हम एब्सोल्यूट चेंज के अंदर रखेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, यहां पे बी ऑप्शन है वो राइट होगा। ये भी स्टैटिस्टिक का है, ये भी स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्रुपिंग ऑफ होमोजाइगस एक्सपेरिमेंटल यूनिट इनटू ब्लॉक इज नॉन एज लोकल कंट्रोल ऑफ एरर। ये तो ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ होमोजीनस एक्सपेरिमेंट यूनिट इनटू ब्लॉक इज नॉन एज लोकल कंट्रोल ऑफ एरर, ये तो ठीक है। द रिड्यूस द एक्सपेरिमेंट एरर, एक्सपेरिमेंट एरर को कम करने के लिए हम रेप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल यूज करते हैं, ये भी बिल्कुल बात ठीक है, दोनों ही ठीक है। लोकल कंट्रोल यूज इन कंप्लीटली रैंडम डिजाइन, नहीं भाई ये तो बहुत सारे डिजाइन में यूज होता है, तो तीसरा है वो ठीक नहीं है, पहला और दूसरा ठीक है ना। तो देखें ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है यहाँ पे? बी ऑप्शन ठीक है, पहला और दूसरी बात तो ठीक है, तीसरा ठीक नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, अगली क्विज के अंदर डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, स्क्वेयर रूट ट्रांसफॉर्मेशन यूज व्हेन द काउंटेबल डेटा हैव स्मॉल वैल्यू बिलो 0 to 10 एंड व्हेन डेटा फॉलो पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है, लोगरिथम ट्रांसफॉर्मेशन यूज व्हेन द वेरिएशन in the countable data is large and values are also large। तीसरा है, angular transformation used for data following binomial distribution and which data are in percentage based on the count value। देखो तीसरा स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है, दूसरा ठीक है, पार्शियली यूज होता है, तो अपने इसको सही मान के चले। सॉरी, पहले की बात कर रहे हैं, पहला पार्शियली ठीक है, कंप्लीटली तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने ठीक मान सकते हैं, और दूसरा है वो बिल्कुल ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है वो बी होना चाहिए, बाकी बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि वो इसे क्या मानता है, क्योंकि जो पहला है वो पार्शियली बात ठीक है, मतलब पूर्णतः तो ठीक नहीं है, पार्शियली ठीक है। क्यों पार्शियली ठीक है आगे हम डिस्कस, अभी तो सिर्फ आंसर की को लेके बात चल रही है, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है। तो पहला तो पार्शियली ठीक है, मतलब पार्शियली करेक्ट है, दूसरा है वो कंप्लीटली ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है वो बी ऑप्शन है वो आना चाहिए, बी ऑप्शन है वो आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब आपको इसमें तीनों स्टेटमेंट है पहले देखने। द मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड द कोरिलेशन कोफिशिएंट, द मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन को मापना कोरिलेशन कोफिशिएंट कहलाता है। रेंज ऑफ कोरिलेशन वेरियस बिटवीन प्लस इन्फिनेटिव टू माइनस इन्फिनेटिव्स। रेंज ऑफ रेग्रीगेशन वेरियस बिटवीन +1 to -1। ये तो आपको पीछे दोनों सीधा एक आपको क्वेश्चन करवाया था, सीधा वैल्यू का करवाया था, है ना, उसके आधार पे भी आप देख सकते हैं। तो ये दोनों बातें तो ठीक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पहला ही स्टेटमेंट ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पहला स्टेटमेंट है वही ठीक है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी क्या है, गलत है। तो यहां पे ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आर राइट, केवल पहला स्टेटमेंट है वो ही क्या है, ठीक है, ए ऑप्शन है वो राइट होगा, ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। ये तो सीधा का सीधा करवाया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अपने चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाउंडेशन सीड इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर सर्टिफाइड सीड। फाउंडेशन जो सीड है वो सभी सर्टिफाइड सीड का सोर्स होता है, ठीक बात है, इसमें क्या दिक्कत है। फाउंडेशन सीड की जनरेशन क्या होती है, सर्टिफाइड, तो सर्टिफाइड सीड का सोर्स तो फाउंडेशन सीड ही होगा। आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ पोटैटो फॉर फाउंडेशन सीड इज 50 मीटर। पोटैटो में कपास की तरह 50 और 30 रखते हैं, 50 फाउंडेशन सीड के लिए, 30 सर्टिफाइड सीड के लिए, तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है। मेजर डिजीज प्रॉब्लम इन कॉलीफ्लावर सीड प्रोडक्शन इज स्क्लेरोटोनिया रोट। नहीं भाई, मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है स्क्लेरोटोनिया रोट। अगर हार्वेस्टिंग के बाद की बात करें तो मेजर प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है, हालांकि फील्ड कंडीशन में भी होता है, लेकिन मेजर तो नहीं है। मेजर तो क्लब रूट है और वर्टिसिलियम विल्ट है सीड प्रोडक्शन के दौरान, है ना। और सीड प्रोडक्शन ऑफ कैबेज इज नॉट पॉसिबल इन प्लेन एरिया। देखो जो ट्रॉपिकल वेराइटियां हैं उनका सीड तो प्रोडक्शन कर ही सकते हैं आप, जो ट्रॉपिकल वेराइटी है उनका सीड प्रोडक्शन तो आप कर ही सकते हैं, टेम्परेट का नहीं कर सकते हैं। तो
तो अब देखते हैं, पहले ऑप्शन देखेंगे उसके हिसाब से देंगे। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव अबोव आर करेक्ट, मतलब ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा आपको ठीक लग रहा है। तो ट्रॉपिकल का तो सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसने बोला कर ही नहीं सकते, तो ये गलत मान लेते हैं एक बार, और ये तो गलत है ही दोनों। इसके हिसाब से देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड ये सही जा रहा है, सेकंड थर्ड तो किसी हालात में ठीक नहीं है, मैंने थर्ड तो सिरे से ही खारिज कर दिया, भी थर्ड तो हो ही नहीं सकता है। थर्ड और फोर्थ ये भी नहीं हो सकता है, इसमें भी थर्ड मेंशन है तो ये भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है वो राइट होगा, ए ऑप्शन है वो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब आपको सही सही आंसर देना है स्टेटमेंट को देखते हुए। इन कैरेट सीड टू सीड मेथड इज प्रेफर्ड फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन। याद आया कुछ दिन पहले ही जब सीड की आपको क्विज करवाई थी, उसके अंदर करवाया था, सीड टू सीड मेथड हमेशा ही सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के अंदर ही काम में लेते हैं। क्विज में करवाया था, अभी तो आपका ये कोर्स स्टार्ट हुआ है, कितनी क्विज होगी 10 हो गई होगी, 12 हो गई होगी, उसमें से देख लो कितने क्वेश्चन है। जब आप 2-3 महीने की क्विजेज ले लेंगे उसके बाद देखना कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, बाहर जाएगा ही नहीं, आप निश्चित रहिए उसके लिए। और ये बात आप तक नहीं, लोगों को भी बताइए कि जी हम क्विज कर रहे हैं और इसमें से ये रिजल्ट आ रहा है, जो आ रहा है वही बताना है, दूसरा नहीं बताना है, नहीं तो फिर हवाई करने के लिए बहुत सारे हैं। मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस बिटवीन 2 टोमेटो वेराइटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली प्योर सीड इज 400 मीटर। भाई देखो टोमेटो जो है वो क्या है, एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, उसमें 400 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस नहीं होता है, 50 और 25 का होता है। कितना होता है, 50 और 25 का होता है, तो सेकंड वाला तो ठीक नहीं है। थर्ड वाला, न्यूक्लियस सीड ऑफ बीट रूट कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड इन आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर अंडर ओपन कंडीशन। ये पक्का दावा है, किसी ने नहीं करवाया होगा, और मैंने एक दिन क्विज में करवाया था। मैंने कहा जब आप पुरानी क्विज देख लीजिएगा, आप बीट रूट का जब सीड प्रोडक्शन करते हैं तो 3 माइल्स तक आपको क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस है वो रखनी पड़ती है जब न्यूक्लियस सीड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसके पोलन बहुत दूर तक जाते हैं, इसके पोलन है वो बहुत दूर तक जाते हैं। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, अगर किसी ने क्विज में देखा है तो यस करिए, मुझे भी तो पता लगे कि आप याद रखते हो या नहीं करते, नहीं तो फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ बताऊंगा कि ये क्वेश्चन डिट्टो करवाया हुआ मेरा। थर्ड वाली लाइन ये तो कॉमन बात है, ये दोनों तो करवाए हुए हैं, आप एग्री करेंगे इसको तो, लेकिन ये तीसरे वाला अगर आपको नहीं याद है तो आप देखो, स्पेशली करवाया था 3 माइल्स तक, इसने तो 3 किलोमीटर बोला है, मैंने 3 माइल्स बोला था, भी 3 माइल्स तक भी क्या है, तो इसका मतलब है, और कुछ का मानना है कि ये 1 से 3 माइल्स रखनी पड़ती है या 2 माइल्स रखनी पड़ती है, लेकिन इतनी डिस्टेंस रखनी पड़ती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, पहला ठीक है, तीसरा ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव आर करेक्ट। इनमें से कितने स्टेटमेंट ठीक है, 2 स्टेटमेंट ठीक है, पहला भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, पहला भी ठीक है तीसरा भी ठीक है, तो कितने स्टेटमेंट ठीक है, 3 स्टेटमेंट है वो ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गुड सोलर रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड इन विच ओरिएंटेशन ऑफ ग्रीन हाउस। ये तो आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। साउथ नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ होता है, वहां पे जो रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बढ़िया होता है, सोलर रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़िया होता है। इसलिए आप क्या करोगे, जो पॉली हाउस है उसका ओरिएंटेशन कैसा रखोगे, नॉर्थ टू साउथ रखोगे, नॉर्थ टू साउथ रखोगे, ठीक है। चलिए तो यहां पे राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है वो आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें, इन इंडिया फर्स्ट टाइम हाइड्रोपोनिक इंट्रोड्यूस बाय विच स्टेट। गांव तक बताया था मैंने आपको, कलिम्पोंग है ना, वेस्ट बंगाल के अंदर, कलिम्पोंग बताया था वेस्ट बंगाल के अंदर, है ना। डगलस सेलोटो ने 1946 में सबसे पहले हाइड्रोपोनिक लेबोरेटरी स्टैब्लिश की थी। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम जो हाइड्रोपोनिक है वो कहां था, वेस्ट बंगाल में था। नेक्स्ट है, विच कंट्री डेवलप फर्स्ट रोबोट कटिंग ऑफ कोटिलिडन्स ग्राफ्टिंग सिस्टम फॉर ग्राफ्टिंग ऑफ कुकुम्बर वेजिटेबल्स। ये भी आपको स्पेशली क्विज में करवाया हुआ है।
और ये किसने डेवलप किया था? जापान ने डेवलप किया था। चलिए नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यूट्रेंट फिल्म टेक्निक इज टाइप ऑफ वाटर कल्चर। ये हाइड्रोपोनिक की बात कर रहा है। न्यूट्रेंट फिल्म टेक्निक बोले तो हाइड्रोपोनिक इज टाइप ऑफ वाटर कल्चर सिस्टम इन विच द बियर रूट आर कंटिन्यूसली बेथ इन ए फॉलोइंग न्यूट्रेंट सॉल्यूशन। पहली बात तो ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये पहली बात है वो तो ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। पहले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो न्यूट्रेंट्स है वो क्या करता है, सॉल्यूशन में से लेता है। दूसरा है, द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एनएफटी सिस्टम इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्विक रीसर्कुलेशन ऑफ डिजीज ऑर्गेनिज्म लाइक पीथियम विद इन द ग्रीन हाउस। ये भी बात ठीक है कि हाइड्रोपोनिक में बहुत तेजी से डिजीज फैल सकता है। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, द वेजिटेबल क्रॉप इज अडेप्टेबल ऑफ एनएफटी सिस्टम आर टोमेटो एंड कुकुम्बर। नहीं भाई, ज्यादातर शॉर्ट ड्यूरेशन और लाइट वेट जैसे लीफी वेजिटेबल है, लेट्यूस है, इस तरह की क्रॉप ज्यादा यूज इसमें करते हैं। टोमेटो और कुकुम्बर जैसी क्रॉप है वो हाइड्रोपोनिक में नहीं काम में ली जाती है ना। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर राइट। दो स्टेटमेंट ठीक है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, अपनी जगह सही है। नेक्स्ट चलें, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स 40 to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड। नहीं, गलत है। आपको ये तो ओपन कंडीशन में होती है, 40 से 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो ओपन कंडीशन में मिल जाएगी। पॉली हाउस ग्रीन हाउस में तो 60 से 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। 60 से 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो होनी चाहिए, तो 40 से 60 पे तो नहीं होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन ग्रीन हाउस 1000 to 15 ppm इज रिक्वायर्ड। देखो भाई 300 से 1000 ppm होती है, 300 से 1000 ppm होती है, तो स्टेटमेंट तो मुझे सेकंड भी ठीक नहीं लग रहा है। इन लाइट ऑफ द अबो स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन बिलो। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह क्या है, गलत है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीनों स्टेटमेंट देखने हैं और उसके आधार पे आपको क्या है, आंसर करना है। सबसे पहला है, होल इंसर्शन ग्राफ्टिंग टेक्निक इज यूज इन टोमेटो एंड ब्रिंजल। टोमेटो, ब्रिंजल और कुकुरबिट्स तीनों में काम में लेते हैं, ठीक बात है। टोमेटो वर ग्राफ्टेड ऑन लार्ज स्केल ऑन टू रूट स्टॉक ऑफ सोलेनम इंटीग्रिफोलियम्स टू अवॉइड द इंजरी कोज बाय द soil borne disease such as the verticillium wilt, fusarium wilt, bacterial wilt and nematodes। ये मैंने आपको इस बार अलग से टॉपिक करवाया था, नर्सरी मीडिया एंड प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मीडिया, स्पेशली उसमें भी बताया था। तो पहला और दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह क्या है, ठीक है। अब देखो, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो आर करेक्ट। कितने स्टेटमेंट ठीक है, दो स्टेटमेंट थे, दोनों के दोनों ही ठीक है। दो स्टेटमेंट थे और दोनों के दोनों ही अपनी जगह क्या है, सही है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहां पे बोर्ड क्या मानता है देखने वाली बात है। सेड नेट इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस टेम्परेचर। देखो जो सेड नेट होता है वो जनरली क्या है, ग्रीन हाउस के टेम्परेचर को कम करने के काम में लिया जाता है। अब सेड नेट अलग चीज है ना। नेट हाउस या सेड हाउस अलग चीज है। सेड हाउस और नेट हाउस होता है ना, उसमें तो पोर्स जो मतलब अपने चारों तरफ कवर करते हैं, या क्लेडिंग जो मटेरियल अपने यूज करते हैं, कहने का मतलब जो परत अपने यूज करते हैं। पॉली हाउस ग्रीन हाउस में तो क्या होता है, पहले लेथ हाउस से आउटर कवर बनता था। लेथ हाउस बोले तो कांच का, पहले तो कांच का कवर बनता था चारों तरफ। फिर पॉलीटेक्निक आई 1850 के बाद तो पॉलीथीन का कवर है वो बनने लगा। तो इनके अंदर क्या है, वो छिद्र युक्त जैसे जो मेट होती है ना, वो काम में नहीं ली जाती है।
तभी तो वो फुली प्रोटेक्ट हो सकता है, नहीं तो फुली प्रोटेक्ट कैसे हो सकता है। तो ग्रीन हाउस और जो लेथ हाउस होता है, या आजकल लेथ हाउस कांच का नहीं बनता है, आजकल तो पॉलीथीन का बनता है, तो पॉली हाउस जो है, ग्रीन हाउस और पॉली हाउस एक ही बात होती है, ठीक है। ग्रीन हाउस तो प्रिंसिपल लगता है इसमें। पहले जो ग्रीन हाउस थे वो कांच के थे तो उनको लेथ हाउस बोल देते थे। 1850 के बाद पॉलीटेक्निक आ गई तो उन्हें जनरली पॉली हाउस बोलने लगे। तो इसके अंदर टेम्परेचर जो कंट्रोल है वो फैन फेड से करते हैं, हीटर से करते हैं, ब्रॉयलर से करते हैं, तो इनसे तो टेम्परेचर कंट्रोल होता है। लेकिन जो सेड नेट है इसका यूज नहीं होता है, सेड नेट है इसका यूज नहीं होता है। लेकिन सेड नेट का यूज जो होता है वो सेड हाउस और नेट हाउस में तो होता है। इसलिए मैं कह रहा था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। 2500 से 3500 ppm ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्रीन हाउस फॉर क्रॉप हाई यील्डिंग। इतना कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस पॉली हाउस में नहीं रखते हैं, कुछ एक फ्लावर्स क्रॉप्स में इतना कार्बन डाइऑक्साइड कभी कभार रख लिया जाता है। तो हो सकता है उसको यहां पे कंसीडर किया हो, अभी बात कर लेते हैं। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR रेंज इज 100 to 200 नैनोमीटर। ये तो आपको अच्छी तरह से करवाया हुआ है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर या 0.4 से 0.7 माइक्रोन होती है। तो तीसरा तो बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है। अब नीचे दिया हुआ है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो आर करेक्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट है वो ठीक है। जिसमें तीसरा शामिल है वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, और ऑल आर करेक्ट ये भी ठीक नहीं है। तो इस हिसाब से फिर कौन सा होगा। जैसे मैंने बताया कुछ फ्लावर क्रॉप्स है उनमें हाई यील्ड लेने के लिए जनरली आप कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 2500 से 3500 ppm रख देते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रोटेक्टर कल्टीवेशन की एक टेबल करवाई थी, उसके अंदर आप लोगों को बताया था। तो उस आधार पे देखें तो सिर्फ पहला है वो ही ठीक है, यानी ए ऑप्शन है वो ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड अगर बोर्ड मानेगा तो ये ही मानेगा, ठीक है, बाकी कोई सा तो हो ही नहीं सकता है। मानेगा तो सिर्फ यही मानेगा, है ना। बाकी एवरेज तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना, क्योंकि यहां इन्होंने कोई क्रॉप मेंशन नहीं की है ना, तो उस हिसाब से तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड देना था 300 से 1000। फिर इन्होंने क्या है स्पेशली कुछ मेंशन नहीं किया, सेड हाउस नेट हाउस सिर्फ ग्रीन हाउस मेंशन किया है। तो मैंने कहा हो सकता है पहला, दूसरा भी हो सकता है। अब अपने को ऑप्शन के आधार पे उत्तर देना पड़ेगा। ऑप्शन के आधार पे आपका उत्तर क्या बनेगा, ए एंड बी दोनों राइट बनेंगे। और ए और बी अगर आपने कर दिया तो बोर्ड किसी हालत में आपका गलत नहीं करेगा, सॉरी फर्स्ट और सेकंड कर दिया तो, यानी ऑप्शन ए आपने सही कर दिया तो ये गलत नहीं, सही माना जाएगा तो यही माना जाएगा, नहीं तो कोई सा भी सही नहीं माना जाएगा, क्वेश्चन ही डिलीट हो सकता है। सही होगा तो 100% ए ऑप्शन ही आपका सही होगा, मान के चलिए। नेक्स्ट है येलो ऑरेंज कलर ऑफ सेफ्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच कंपाउंड। ये तो आपको कई बार करवाया हुआ है, क्रोसिन के कारण होता है, लेकिन इसमें क्रोसिन ऑप्शन में नहीं है ना। तो फिर हम देख लेते हैं क्रोसिन का कोई ड्राइवेटिव्स है, या क्रोसिन किसी का जो ड्राइवेटिव्स है। तो क्रोसिन तो कैरोटेनॉइड्स का ड्राइवेटिव्स है, कैरोटेनॉइड्स तो यहां ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। विल्लोजेंथिन है, क्रिप्टोजेंथिन है, ल्यूटीन है, तो यहां कैरोटेनॉइड्स तो है ही नहीं। और अब देख लेते हैं क्रोसिन का कोई ड्राइवेटिव्स दिया हुआ है क्या, तो क्रोसिन का दिया हुआ है ना, क्रोसेटीन दिया हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा आएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन में कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल है, अच्छा है और अच्छे लेवल का है। हाँ वो बात अलग है कि मैंने आपको क्रोसिन बताया है। कौन सा बताया है, क्रोसिन बताया है। अब क्रोसिन का डेरिवेटिव्स कौन सा है, क्रोसेटीन है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर प्रेजेंटेड। ये तो भाई आपको करवाया हुआ है। सबसे ज्यादा डाइटरी फाइबर किस में होते हैं, पोटैटो में होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। इतने क्वेश्चन में से कोई 2-4 क्वेश्चन हल्के दिखे, जिसमें सबसे हल्का क्वेश्चन अब आया है ना। ये क्वेश्चन देख के एचडीओ वालों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है विच वेराइटी ऑफ रिच गार्ड बियर हर्माफ्रोडिट फ्रॉम फॉरम ऑफ सेक्स। आपको ही पता है जो रिच गार्ड है, रिच गार्ड बोले तो धारी नसदार तोराई। रिच गार्ड की कौन सी वेराइटी में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी हर्माफ्रोडिट फ्लावर्स होते हैं, उभयलिंगी फूल होते हैं। बाकी तो यूनिसेक्सुअल ही होते हैं, क्योंकि कुकर बीट्स तो मोस्टली तो मोनोसियस है और 3 आपको डायोसियस बताएं, तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल ही होगा ना। बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो कौन सी वैरायटी में होते हैं, सतपुटिया में होते हैं। किस में होते हैं, सतपुटिया में। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन है वो राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है पिक आउट ट्रू स्टेटमेंट फॉर पॉइंटेड गार्ड्स। पॉइंटेड गार्ड के लिए आपको ट्रू स्टेटमेंट देखना है। देखो, लेट फ्लावरिंग इज एसोसिएटेड विथ हाई यील्ड। देखो ये क्वेश्चन आप ढूंढते रह जाओगे तो भी आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, है ना। लेट फ्लावरिंग है वो हाई यील्ड को प्रमोट करती है, पहला तो ये बोल रहा है। दूसरा ये बोल रहा है फॉर यील्ड इंप्रूवमेंट सिलेक्शन फॉर फ्रूट लेंथ, फ्रूट की लेंथ लेनी चाहिए, डायमीटर लेना चाहिए और वेट है वो लेना चाहिए। दूसरा, तीसरा है FP4 इज सुटेड फॉर बावर सिस्टम। FP4 जो वेराइटी है वो बावर सिस्टम या FP4 के लिए बावर ट्रेनिंग सिस्टम बढ़िया है। ऑल ऑफ दीज, ये कह रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। अब इसने ऑप्शन दे दिए, इसने कहा कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, गलत है। दूसरा इसने दे दिया स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को ये तो पता था कि FP के अंदर बावर सिस्टम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो ये तो पता था कि ये ठीक है, तो तीसरा तो साथ में मेंशन होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट इसका दिया हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। पहला और थर्ड है वो क्या है, करेक्ट है। अब देखो, थर्ड तो ठीक है, करेक्ट है। लेट फ्लावरिंग से यील्ड कम होती है, लेट फ्लावरिंग से यील्ड कम होती है, अर्ली फ्लावरिंग से यील्ड ज्यादा होती है, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। दूसरा है फॉर यील्ड इंप्रूवमेंट सिलेक्शन ऑफ फ्रूट लेंथ डायमीटर वेट शुड बी डन। दूसरा भी ठीक है, जाहिर सी बात है ये पैरामीटर तो लेंगे ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर आप जब सिलेक्शन करेंगे। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन पहला स्टेटमेंट ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, ऐसा कोई इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया। अब क्या करें, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। इनके आधार पे तो क्या है, पहला स्टेटमेंट है वो हर जगह ठीक है, या फिर सारे के सारे गलत है, तो तीसरा किसी हालात में गलत नहीं है, दूसरा भी गलत नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। और अगर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करता तो मेरे हिसाब से डी करके छोड़ देना चाहिए था। बाकी ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, गलत क्वेश्चन है। लेट फ्लावरिंग से यील्ड कम होती है, लेट फ्लावरिंग से यील्ड कम होती है। अब हम चलें 34 नंबर क्वेश्चन, ये भी थोड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या देखना है, विच स्टेटमेंट गिव अबो आर इनकरेक्ट फॉर अनियन बोल्टिंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है आपको कि गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है। लो टेम्परेचर इन द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ फेवर बोल्टिंग एंड अकॉर्डिंगली वेरी कॉमन इन अर्ली पार्ट ऑफ रबी एंड लेट पार्ट ऑफ खरीफ। लो टेम्परेचर इन द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ फेवर द बोल्टिंग। ग्रोथ की बिगिनिंग स्टेज में लो टेम्परेचर नहीं भाई, ग्रोथ की जो वेजिटेटिव स्टेज होती है वहां पर अगर लो टेम्परेचर होता है तो आपको बोल्टिंग देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से तो पहला स्टेटमेंट ठीक नहीं है। दूसरा है पोटास एंड जिंक सप्लीमेंट्स रिड्यूस बोल्टिंग। पोटास और जिंक देने से बोल्टिंग कम होती है, बिल्कुल सही बात है, दूसरा बिल्कुल ठीक है। हाई नाइट्रोजन इंक्रीज बोल्टिंग, हाई नाइट्रोजन बोल्टिंग को इंक्रीज नहीं करेगा, बोल्टिंग को कम करेगा, तो तीसरा क्या है, गलत है। चौथा है बोल्टिंग इंक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज सेट्स एंड मैक्सिमम 2.5 to 3 सेमी एंड मिनिमम फॉर 1 to 1.5 सेंटीमीटर। चौथा स्टेटमेंट भी ठीक है, भी छोटे प्याज में बोल्टिंग नहीं होती है, बड़े प्याज में बोल्टिंग है वो ज्यादा होती है। अब देखें इस हिसाब से देखें तो हमें तो गलत देखना था, गलत तो हमें पहला और तीसरा मिल रहा है, पहला और तीसरा ऑप्शन में ही नहीं कहीं कहीं, पहला और तीसरा तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, पहला और दूसरा है, ओनली सेकंड है, ओनली थर्ड है, स्टेटमेंट फर्स्ट टू सेकंड और फोर्थ है वो क्या है, इनकरेक्ट है, इनका मानना ये है। अब इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। अब देखो इस हिसाब से हम एक कर सकते हैं, जो कौन सा है, सी ऑप्शन है। कौन सा कर सकते हो, सी ऑप्शन है, हाई नाइट्रोजन इंक्रीज बोल्टिंग।
ज्यादा नाइट्रोजन बोल्टिंग को इंक्रीज करेगा, नहीं भाई, ज्यादा नाइट्रोजन बोल्टिंग को इंक्रीज नहीं करेगा। लो टेम्परेचर के हिसाब से सीधा अगर हम बोल दें तो ठीक है, लो टेम्परेचर है वो क्या करता है, बोल्टिंग को बढ़ाता है। तो ये इस हिसाब से मान लिया, सही मान भी लें, पहला दूसरा भी सही मान ले, चौथा सही है ही, दूसरा भी सही है, तो तीसरा है वो क्या है, गलत है। तो यहां पे राइट आंसर आप क्या करते, सी, और आपका कंसीडर्ड भी कौन सा होगा, यहां पे सी ही कंसीडर्ड होगा। बोर्ड मानेगा तो सही सी ही मानेगा, नहीं तो क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। मानेगा तो सी ही मानेगा, ये श्योर रहिए आप। अगले क्वेश्चन में चलें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर टोमेटो। टोमेटो के लिए आप पहले चारों स्टेटमेंट देखिए। एडवर्स टेम्परेचर रिजल्ट पुअर फ्रूट सेट, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पहले देखो यहां पे विच स्टेटमेंट आर एसोसिएटेड विथ मेजर प्रॉब्लम इन पॉपुलराइजिंग टोमेटो हाइब्रिड इन नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन जो रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पे जो हाइब्रिड टमाटर है वो इतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? एडवर्स टेम्परेचर रिजल्ट पुअर फ्रूट सेट, जाहिर सी बात है, नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन एरिया है यानी सब ट्रॉपिकल जो बेल्ट है, वहां तापमान बहुत ज्यादा होता है दिन में, तो उस वजह से फ्रूट सेट में दिक्कत आती है। पहला ठीक है। पुअर मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग इन हायर ब्रेक इवन पॉइंट फॉर रिटर्न्स। पुअर मार्केटिंग वैल्यू जो है उसकी वजह से क्या है, लोग इस टमाटर को इतना नहीं लगाते हैं। पुअर सॉइल फर्टिलिटी डैमेजिंग द हाई फर्टिलाइजेशन, डिमांडिंग ह्यूज फर्टिलाइजेशन। जो खराब मिट्टी है वो क्या करती है, ज्यादा न्यूट्रेंट्स की डिमांड करती है, और आपको ही पता है टोमेटो हाई न्यूट्रेंट्स रिक्वायरमेंट है। तो तीसरा भी ठीक है, पुअर सॉइल फर्टिलिटी है नॉर्थ प्लेन एरिया के अंदर, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की डिमांड ज्यादा है। चौथा है ससेप्टेबल टू डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ सॉइल फंजाई। बहुत सारी जो सॉइल के अंदर सॉइल बोरोन डिजीज है उनके लिए ससेप्टेबल है, बिल्कुल ठीक बात है। चौथा भी ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया में चारों ही बात लागू होती है, तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल स्टेटमेंट है वो ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट है वो अपनी जगह क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच वेराइटी ऑफ ओकरा इज रेसिस्टेंट टू येलो वाइन मोजक वायरस। विच वेराइटी ऑफ ओकरा इज रेसिस्टेंट टू येलो वाइन मोजक वायरस। परबनी क्रांति भी येलो वाइन मोजक वायरस के लिए रेसिस्टेंट है, अर्का अनामिका भी है, इंसार उन्नत भी है। सिलेक्शन 2 देखनी पड़ेगी, ये तो क्वेश्चन ही गलत है भाई, है ना। विच वेराइटी ऑफ ओकरा रेसिस्टेंट टू, रेसिस्टेंट ही पूछा है, नॉट रेसिस्टेंट होते तो हम सिलेक्शन 2 देख लेते। तो ये क्वेश्चन तो पूर्णतः गलत ही है, ये क्वेश्चन तो डिलीट होने लायक है। 36 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है आपका। 36 नंबर जो क्वेश्चन है, क्योंकि परबनी क्रांति येलो वाइन मोजक वायरस के लिए रेसिस्टेंट है, अर्का अनामिका भी रेसिस्टेंट है, इंसार उन्नत भी रेसिस्टेंट है। सिलेक्शन 2 देखना पड़ेगा मुझे भी, है ना। तो ये क्वेश्चन तो ठीक नहीं है। नेक्स्ट है, विच फ्रूट ऑफ ईच फ्रूट ऑफ बीट रूट कंटेंट हाउ मेनी सीड्स। आपको बताया था ना, मल्टी जर्म सीड होते हैं बीट रूट में और उसमें स्पिनच वगैरह में, स्पिनच में कई बीजों का समूह होता है, बताया था आपको, मल्टी जर्म सीड जिसको बोलते हैं। तो इसके एक फ्रूट के अंदर कितने सीड होते हैं, 5 से 6 होते हैं, 5 से 6 सीड होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्लिस्ट्रेंट सीड। यहां आपसे पूछा है कि रिक्लिस्ट्रेंट सीड किसका है। रिक्लिस्ट्रेंट सीड कौन सा होता है जिसका लाइफ क्या है, बहुत ही कम हो, या मैं बोल दूं कि जिसको लो मॉइस्चर पे लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। एक ऑर्थोडॉक्स सीड होता है जिसको लो मॉइस्चर पे आप लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक का स्टोर कर सकते हैं। वो कौन सा होगा, ऑर्थोडॉक्स सीड। और जिसको आप लॉन्ग टाइम तक लो मॉइस्चर परसेंटेज पे स्टोर नहीं कर सकते, वो रिक्लिस्ट्रेंट है। तो उसको आपको स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर स्टोर करना पड़ता है, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन है या बहुत ज्यादा कूल टेम्परेचर है उनके अंदर। तो रिक्लिस्ट्रेंट सीड देखो, गुआवा, कसावा और केसवनट, गुआवा, केसवनट और टेमरिंड, इनको आपको अच्छी तरह से बताया हुआ, ये ऑर्थोडॉक्स है। हाँ, मैंने ये तो नहीं बताया आपको क्लास में कि रंबुतान का जो सीड होता है वो रिक्लिस्ट्रेंट होता है, लेकिन मैंने आपको ये बात बताई थी कि सभी फ्रूट के सीड है वो रिक्लिस्ट्रेंट होते हैं, सभी फ्रूट के सीड रिक्लिस्ट्रेंट होते हैं, लेकिन गुआवा का ऑर्थोडॉक्स होता है
और जितने भी नट है उनका सीड जो होता है वो ऑर्थोडॉक्स होता है, और उसके अलावा टैमरिंड है, इसका सीड ऑर्थोडॉक्स होता है। भी आपको एक लाइन में क्या बात बताई हुई थी, ये बताई हुई थी कि सभी फ्रूट के सीड है वो कैसे होते हैं, रिक्लिस्ट्रेंट होते हैं। ग्वावा का नहीं होता है, केसव नट या दूसरे भी जो ड्राई फ्रूट है उनके भी जो सीड है वो रिक्लिस्ट्रेंट नहीं होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं। और टैमरिंड का जो सीड होता है वो भी कैसा होता है, ऑर्थोडॉक्स। ये बात आपको बताई हुई थी। ये तीनों सीड मैंने ऑर्थोडॉक्स बताए हुए थे। ऐसा बोला हुआ था फ्रूट जो है उसके सीड रिक्लिस्ट्रेंट होते हैं, और जो ग्वावा है और ड्राई फ्रूट है और टैमरिंड्स है, इनके जो सीड होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, रिक्लिस्ट्रेंट नहीं होते हैं। तो उस आधार पे फिर सही कौन सा होगा, रंबूतान होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। आप पुरानी क्विज उठा लो या सीड वाला टॉपिक उठा लो, उसमें ये बात बोली हुई है कि सारे फ्रूट के जो सीड है वो रिक्लिस्ट्रेंट है, लेकिन ग्वावा का सीड ऑर्थोडॉक्स है। जितने भी ड्राई फ्रूट है उनके भी सीड है वो कैसे हैं, ऑर्थोडॉक्स है। और टैमरिंड है, इसका भी सीड कैसा होता है, ऑर्थोडॉक्स होता है। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहां पे राइट आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये तो आप उत्तर दे ही देंगे। चलो इसके लिए मैं आपके उत्तर का इंतजार करता हूं। आसान क्वेश्चन है, बताइए भाई। बताइए, इसका आंसर तो आप दे ही देंगे। सीड एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1960 ईयर। गलत है। सीड एक्ट 1960 में तो नहीं आया, और ये तो आपको हर किसी को याद है कि ये कब आया था। चलो बता दो ईयर कब आया था। फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन ओकरा मेल एंड फीमेल रेशियो शुड भी, हो सकता है ये नहीं पता आपको। मेल और फीमेल का रेशियो 1:4 रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 1:4 रखा जाता है। आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर कुकुम्बर फॉर सर्टिफाइड सीड, ये 800,000 रखी जाती, सॉरी 800-400 रखी जाती है। तो सर्टिफाइड के लिए कितना होगा, 400 होगा। तो तीसरा तो गलत है, दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, सारे के सारे गलत है। आप ये बता दो सीड एक्ट कब आया था, आप तो इतना काम करिए। तो सारे के सारे ही स्टेटमेंट गलत है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिव अबो आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट है वो सही है, 1 2 3 नन, कोई सा भी नहीं है, सारे स्टेटमेंट गलत है। एक भी स्टेटमेंट यहां पे ठीक नहीं है। और सीड एक्ट कब आया था, 1966 के अंदर आया था। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कलर ऑफ द ट्रूथफुल लेबल इज गोल्डन येलो। ट्रूथफुल लेबल सीड का जो कलर होता है वो गोल्डन येलो होता है, नहीं, ऑपल ग्रीन होता है, ऑपल ग्रीन होता है। स्टंप मेथड ऑफ सीड प्रोडक्शन यूज इन कैरेट, कैबेज में होता है ये, कैरेट में नहीं होता। इन द लाइट ऑफ द अबो स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो। स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है द लार्ज कार्डिमम इज प्रोपोगेटेड बाय। जो बड़ी इलायची है उसका प्रोपोगेशन, कमर्शियली प्रोपोगेशन किससे होता है, स्मॉल कार्डिमम का तो राइजोम से हो जाता है। लार्ज कार्डिमम का जो प्रोपोगेशन होता है वो किससे होता है, सीड से होता है। लार्ज कार्डिमम का प्रोपोगेशन सीड से होता है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट है। आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको देखने हैं, फिर उसके बाद आपको आंसर करना है। बनाना इज प्रोपोगेटेड थ्रू स्वार्ड सक्कर्स, बिल्कुल ठीक बात है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। बनाना इज प्रोपोगेटेड थ्रू वाटर सक्कर्स, वाटर सक्कर से प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए, क्वालिटी इंफीरियर आती है, क्वालिटी है वो कमजोर आती है। बनाना इज प्रोपोगेटेड थ्रू टिश्यू कल्चर, बनाना टिश्यू कल्चर के थ्रू अच्छे लेवल पे आजकल प्रोपोगेट हो रहा है। तो तीसरा भी ठीक है, पहला और तीसरा दोनों ठीक है। अब देखो क्या बताना है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिव अबो आर करेक्ट। कितने स्टेटमेंट ठीक है, 3 में से 2 ठीक है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
माइक्रो बडिंग इज प्रमोशिंग प्रोपोगेशन टेक्निक ऑफ लेमन, यानी लेमन के अंदर माइक्रो प्रोपोगेशन है, ये एक बढ़िया प्रमोशिंग टेक्निक है, मतलब आधुनिक टेक्निक है, उच्च तकनीक है। शूट टिप ग्राफ्टिंग इज इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर ऑब्टेनिंग वायरस फ्री माइक्रो ग्राफ्ट इन सिट्रस। सिट्रस के अंदर अगर हम शूट टिप ग्राफ्टिंग करते हैं तो वायरस फ्री प्लांट मिलता है और सूट में वायरस पहुंचता ही नहीं है, तो ये बात भी ठीक है। सेकंड अपने आप में ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है। ट्यूब एंड स्टिक मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग हैज अडेप्टेड फॉर पोमग्रेनेट। शूट एंड स्टिक मेथड जो होता, सॉरी, ट्यूब एंड स्टिक जो मेथड है, ट्यूब एंड स्टिक मेथड है, ये तो वेजिटेबल में काम में लेते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है। अब बताना क्या है वो देखो, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो आर करेक्ट। ऊपर जितने स्टेटमेंट है उनमें से ठीक कितने हैं, तो 3 में से 2 ही ठीक है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर राइट्स। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखने फिर देखते हैं क्या मतलब बताना है आंसर में। रूबीरा इज द रूट स्टॉक ऑफ पियर। नहीं भाई, रूबीरा पियर का तो रूट स्टॉक नहीं है, ये एप्रीकोट का है। किसका है, एप्रीकोट का, तो ये तो ठीक नहीं है। कोल्ट इज द रूट स्टॉक ऑफ पीच। नहीं भाई, ये भी पीच का तो नहीं है, चेरी का रूट स्टॉक है, तो सेकंड भी गलत है। संत जूलियन इज द रूट स्टॉक ऑफ पलम। सेंट जूलियन जो रूट स्टॉक है वो पलम का है, बिल्कुल ठीक बात है। इन परसिमोन डाइस्पोरस लोटस यूज एज ए रूट स्टॉक इन इंडिया। परसिमोन में डाइस्पोरस लोटस है वो रूट स्टॉक के रूप में काम में लिया जाता है, भारत में यही रूट स्टॉक के रूप में काम में लेते हैं, ठीक बात है। तो चौथा भी ठीक है, तीसरा और चौथा ठीक है, पहला दूसरा गलत है। देखो अब क्या बताना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो आर करेक्ट। ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट में कौन कौन सा ठीक है, तीसरा और चौथा 2 ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है वो आपका राइट है। अगला है पिथीनेस इज प्रॉब्लम ऑफ। देखो पिथीनेस तो जो प्रॉब्लम है वो रेडिश की है ना, रेडिश की जो अधिक पक जाती है, आप देरी से हार्वेस्ट करते हैं, या फिर न्यूट्रेंट्स की डोज है वो ज़्यादा दे देते हैं, या फिर हाई टेम्परेचर होता है, या फिर सॉइल में वाटर स्ट्रेस यानी नमी की कमी होती है, उस केस में होता है रेडिनेस। तो राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, एडिबल पार्ट इन जेरूसलेम आर्टिचोक इज। जेरूसलेम आर्टिचोक है, इसके अंदर अपने फ्लावर खाते हैं जिसको हार्ट बोलते हैं ना, हार्ट यानी फ्लावर को बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, सी ऑप्शन है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट अगला है, लीफ करल डिजीज इन चिली इज ट्रांसमिटेड बाय। अब मैंने बताया था लीफ करल है वो थ्रिप्स से भी फैलता है और व्हाइट फ्लाई से भी फैलता है। 3 या 4 दिन पहले की क्विज में मैंने कहा था हॉर्टिकल्चर का कोई भी एग्जाम दो तो ध्यान रखिएगा व्हाइट फ्लाई ही करना है। क्यों करना है व्हाइट फ्लाई, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर की जितनी भी ऑथेंटिक बुक है, जैसे मैं बात करूं हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर है, तो उनके अंदर व्हाइट फ्लाई को ही मेजर माना गया है। आप देख लो पीछे जो फ्रूट की क्विज है आपके यूट्यूब पर भी करवाई हुई है और एप्लीकेशन पे भी करवाई हुई है, तो उसमें मैंने स्पष्ट बोला था कि आप थ्रिप्स मत करना, एचडीओ के एग्जाम में क्वेश्चन आए तो व्हाइट फ्लाई ही करना है। तो फिर राइट आंसर क्या है यहाँ पे, व्हाइट फ्लाई। हालांकि थ्रिप्स से भी फैलता है इस बात में, लेकिन ये चैलेंज भी होगा तो व्हाइट फ्लाई माना जाएगा। आईसीआर के हॉर्टिकल्चर की जो बुक है उन सब में आपको व्हाइट फ्लाई ही मिलेगा, और ये मैंने स्पेशली आपको बताया था क्योंकि जो एंटोमोलॉजी की बुक्स है उनके अंदर आपको थ्रिप्स देखने को मिलता है, और जो हॉर्टिकल्चर की बुक है उनके अंदर आपको व्हाइट फ्लाई, तो आपको क्या कंसीडर करना है, व्हाइट फ्लाई ही कंसीडर करना था। तो बी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पालम समर्दी इज वेराइटी ऑफ नोलखोल। पहले तो आपको स्टेटमेंट देखने हैं, उसके बाद क्या है आपको आंसर करने हैं। पालम समर्दी नोलखोल की वेराइटी है, बिल्कुल ठीक बात है। चाइनीज पिंक इज ए वेराइटी ऑफ कैरेट। नहीं, कैरेट की तो नहीं है, रेडिश की है। किसकी वेराइटी है, रेडिश की वेराइटी है। अब देखिए क्या है, इन द लाइट ऑफ द अबो स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। ऊपर वाले स्टेटमेंट को देखकर नीचे दिए गए स्टेटमेंट से आपको उत्तर चुनना। पहला ठीक है, दूसरा गलत है, बोथ ये ठीक है, सी ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, सी ऑप्शन है वो आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन अपने देखें। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वीट पोटैटो बिलोंग टू फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी। ठीक बात है ये तो। टेपोइका बिलोंग ऑफ फैमिली ऑफ लिलिएसी, नहीं ये गलत है, ये तो आपको पता है यूफोर्बिएसी का है। टर्निप बिलोंग टू फैमिली अम्बेलीफेरी, नहीं भाई, टर्निप है वो क्रूसीफेरी यानी ब्रेसिकेसी का है। सिर्फ पहला एक स्टेटमेंट ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो आर करेक्ट। ऊपर दिए में से कौन सा ठीक है? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, केवल पहला स्टेटमेंट ही ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में अपने चलें। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट CTCRI वाज एस्टैब्लिश इन ईयर। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट 1963 में बना था, 1963 के अंदर बना था। तो यहां पे राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन है वो आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। चाबुतिया अलंकार और चाबुतिया मधु आर कल्टीवार ऑफ। चाबुतिया अलंकार और चाबुतिया मधु तो एप्रीकोट की वैरायटी है। किसकी? एप्रीकोट की। तो राइट आंसर क्या है? यहां पे डी ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पिस्ताचो नट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ एरिकेसी। ना भाई, एरिकेसी का नहीं है, ये किसका है? एनाकार्डियेसी का है। मैंगो और केसर नट का भाई है ना, एनाकार्डियेसी का। तो ये तो गलत है। एवाकाडो बिलोंग टू द फैमिली इबिनियेसी। जो एवाकाडो है वो तो ल्यूरेसी फैमिली का है, तो ये भी ठीक नहीं है। in the light of the above statement, choose the correct statement for the option given below. बी ऑप्शन होगा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर इनकरेक्ट। दोनों ही क्या है? गलत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिकेटर प्लांट ऑफ टस्टीजा वायरस इज एसिड लाइम। अब देखो ये बोर्ड क्या मानता है। वैसे तो कागजी जो लाइम है वो एसिड लाइम का ही प्रकार है। कागजी लाइम इंडिकेटर प्लांट है, तो कागजी लाइम एक एसिड लाइम ही है, तो इस हिसाब से तो पहला ठीक माना जा सकता है। इंडिकेटर प्लांट ऑफ टस्टीजा वायरस इज रंगपुर लाइम, ये बात तो ठीक नहीं है, पहला ठीक हो सकता है। अब देखो बोर्ड क्या कंसिडर करता है। कागजी लाइम इज अ टाइप ऑफ एसिड लाइम। सारे एसिड लाइम में वो तो नहीं है, लेकिन कागजी लाइम तो है। तो अब देखो क्या माने। वैसे तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट हो सकता है राइट आंसर। एक दो क्वेश्चन है जो बोर्ड पर आधारित है ना, जिनको मैं क्लियर नहीं कर सकता, और एक दो क्वेश्चन है जो डिलीट होने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने पीछे आपको बताए थे। पोलन स्टेरिलिटी इज सीरियस प्रॉब्लम इन विच फ्रूट क्रॉप। ये पिछली फ्रूट की जो आपको क्विज करवाई थी उसमें स्पष्ट बताया था। पोलन स्टेरिलिटी आपको किस में देखने को मिलती है? पोलन स्टेरिलिटी आपको बेर के अंदर देखने को मिलती है, बताई थी ना। चलिए नेक्स्ट अगला है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप पार्थेनोकार्पी इज नॉट सीन। कौन कौन से फ्रूट में पार्थेनोकार्पी नहीं देखने को मिलती है? पाइनएप्पल में तो देखने को मिल जाती है, बनाना में होती है, मैंगो की सिद्धू वेराइटी में होती है, सिट्रस में आपको पार्थेनोकार्पी नहीं देखने को मिलती। तो राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन है वो राइट। हालांकि बहुत रेयर वेराइटीज में देखने को मिल जाती है, तो बी ऑप्शन होगा वो इसका राइट है। नेक्स्ट है मार्स इज द वेराइटी ऑफ ग्रेप फ्रूट विच इज डेवलप थ्रू सिलेक्शन, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। देखो चांद सीडलिंग से डेवलप की गई है, CM मार्स के द्वारा डेवलप की गई है, तो चांद सीडलिंग सिलेक्शन ही आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। होमोजाइगोसिटी इन पपाया अचीव इन। देखो पपीता में जो होमोजाइगोसिटी है वो 5 से 6 जनरेशन में आ जाती है। कितनी जनरेशन में आ जाती है? 5 से 6 जनरेशन के अंदर लगभग होमोजाइगोसिटी है वो अचीव कर ली जाती है। भी सेग्रीगेट पॉपुलेशन है और उसको हम हैंडल कर रहे हैं और उसके अंदर होमोजाइगोसिटी डेवलप करने की सोच रहे हैं, तो 5 से 6 जनरेशन में डेवलप हो जाती है। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से तो सी होगा। 5 से 6 जनरेशन लगती है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। ठीक है, हो सकता है बोर्ड 6 से 7 जनरेशन कंसिडर कर ले, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं वहां तक 5 जनरेशन होगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये तो जस्ट आप देख लो, अपना फोर्थ ऑप्शन अलग था, पीछे जो क्विज करवाई थी 2 दिन पहले ही मैंने फोर्थ में कीवी फ्रूट लिख रखा था, है ना, बाकी डिट्टो ऑप्शन थे सेम ही।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डेट पाम मोनोसियस है, पपाया पॉलीगेमस है, वॉलनट मोनोसियस है और पिस्ताचो नट जो है वो डायोसियस है। तो दूसरा ठीक है, पपाया पॉलीगेमस है, एक्सप्लेन भी किया, वॉलनट मोनोसियस है, पिस्ताचो नट जो है वो डायोसियस है, ये ठीक है। डेट पाम है ये मोनोसियस नहीं होता है भाई, डेट पाम होता है वो कैसा होता है, डायोसियस होता है। अब इसके आधार पे देखें विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो आर करेक्ट। सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ठीक है, ए ऑप्शन है वो राइट होगा, ए ऑप्शन है वो राइट होगा। राजेंद्र हाँ डालेंगे भाई, कल दिमाग से निकल गई, आज डालते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन कौन से, चिकू इज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप एंड पॉलिनेशन इन इज मीडिएट थ्रू विंड, मतलब विंड के थ्रू क्या है, पॉलिनेशन होता है। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि चिक्कू है वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड है और पॉलिनेशन होता है वो विंड से होता है। दूसरा, चिक्कू इज क्रॉस पॉलिनेटेड फ्रूट क्रॉप्स बिकॉज ऑफ प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस, ये बात बिल्कुल ठीक है, चिक्कू है वो प्रोटोगाइनस है, चिक्कू के अंदर प्रोटोगाइनी देखने को मिलती है और इसी कारण क्रॉस पॉलिनेशन और पॉलिनेशन विंड से होता है, ये बात भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब देखो बताना क्या है, इन द लाइट ऑफ द अबो स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, दोनों ही ठीक बताए हैं तो ए ऑप्शन राइट होगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट, दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह क्या है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट अगला है, क्लिंचिंग इज रिलेटेड टू, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लिंचिंग जो है वो कैनिंग के अंदर होता है, जो ऊपर ढक्कन लगाने की मशीन होती है ना, क्लिंच, जो ऐसे गोल सी, जो आप कैन लेके आते हैं उसको ऐसे उखाड़ते हैं तो वो गोल वाला जो होता है पूरे का पूरा, उसको लगाने का जो मशीन है वो क्लिंचिंग है। तो क्लिंचिंग किस में करते हैं, कैनिंग में करते हैं, राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर स्टोर वाज डिस्कवर्ड बाय एस के रॉय और खुर्दिया ने डेवलप किया था 1982 में IRI में, तो राइट आंसर क्या होगा, एस के रॉय होगा, सी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट है, विच इक्विपमेंट्स इज यूज फॉर मेजरिंग शुगर ऑफ द प्रोड्यूस, कोई भी प्रोडक्ट है उसमें शुगर किससे मापते हैं, तो रेफेक्ट्रोमीटर से मापते हैं, राइट आंसर सी है। एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा ना क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, तो हमें तो आंसर की देखनी है ताकि पता लगे आने वाले पेपर्स के लेवल क्या रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, स्टेम पीलिंग इज सुटेबल फॉर विच वेजिटेबल, फ्रूट में तो पीच में करते हैं, वेजिटेबल में टमाटर में और आलू में, टोमेटो और पोटैटो में करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एरोमा ऑफ गुआवा इज ड्यू टू बीटा क्रायोफिलेंस, करवाया हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। फ्लेवरिंग कंपाउंड इन बनाना इज आइसोपेंटाइल एसीटेट, बिल्कुल ठीक बात है। टपका स्टेज अच्छी तरह से करवाई हुई है, ये मैंगो के अंदर होती है, पपाया में टपका स्टेज नहीं होती है, मैच्योरिटी इंडाइसेस के रूप में, तो तीसरा गलत है भाई। अब देखें, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऑल स्टेटमेंट इनकरेक्ट भी नहीं है, पहला और दूसरा दोनों ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट अगला है वो आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट है, वैक्यूम कूलिंग इज मोस्टली यूज फॉर ट्यूबर वेजिटेबल, ना भाई, फ्लावर्स में सबसे ज्यादा यूज होती है, सबसे ज्यादा किस में होती है, फ्लावर्स में, या जो महंगी कमोडिटी होती है उसके अंदर करते हैं वैक्यूम कूलिंग। ट्रेडिशनल ड्राइंग ऑफ अनियन इन द फील्ड इज कॉल्ड द विंड ड्रॉइंग, जो प्याज के ऊपर का छिलका सुखाते हैं उसको क्योरिंग बोलते हैं, और नेचुरली क्योरिंग करते हो तो उसे विंड ड्रॉइंग बोलते हैं, दूसरा तो ठीक है। तीसरा है, एज फ्रूट मैच्योर द स्पेसिफिक ग्रेविटी विल डिक्रीज, ना, इंक्रीज होती है, जैसे जैसे फ्रूट मैच्योर होता है वैसे वैसे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है मैच्योरेशन के साथ, तो केवल दूसरा ही स्टेटमेंट ठीक है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट आर राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखते हैं स्टेटमेंट, ड्रम स्टिक सेलेक्ट इन 24 इंच लेंथ, स्ट्रेट थिक एंड 5 kg पैकेजिंग, एपिडा यही बात कहता है, ठीक बात कहता है। ओकरा पोड आर 3 to 5 इंच लेंथ,
ग्रीन टेंडर पैकिंग 5 kg, बिल्कुल ठीक बात है। चिल्ली, ग्रीन चिल्ली 6 to 7 इंच लेंथ, येलो ग्रीनिश पैकेजिंग 7 kg, 5 kg की पैकिंग होती है। तो पहला और दूसरा तो ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव आर करेक्ट? 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पे, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, केवल 2 स्टेटमेंट है वो ठीक है। नेक्स्ट चले, व्हाट इज द फेल्योर? ये तो आप अच्छी तरह जानते हो ना, बिल्कुल चुटकियों में बता दोगे, जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे ठीक है भाई। इसमें जो फ्लोरल पार्ट होता है वो वेजिटेटिव ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाता है, तो कन्वर्जेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट इन लीफी स्ट्रक्चर, तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है वो राइट होगा। मेनली फेल्योडी एमएलओज, फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा से होता है। नेक्स्ट है, विच इज इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूट्स ऑफ क्लोरोफिल? देखिए क्लोरोफिल के फॉर्मूला जब आप देखते हो तो उसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन, ये तो स्ट्रक्चरल न्यूट्रेंट्स है, ये तो सब में होते ही होते हैं, ये तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, सब में होंगे ही होंगे। इसके अलावा नाइट्रोजन होता है और मैग्नीशियम होता है। नाइट्रोजन भी मोस्ट ऑफ के अंदर होता ही है, नाइट्रोजन भी मोस्ट ऑफ के अंदर होता है, तो इसमें ऑप्शन में नाइट्रोजन भी दिया हुआ था और मैग्नीशियम भी दिया हुआ था, नाइट्रोजन भी दिया हुआ था और मैग्नीशियम भी दिया हुआ था, है ना। लेकिन N2 इसने गैसीय फॉर्म में दे रखा है, तो मेजर कौन सा होगा? मैग्नीशियम होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन है वो राइट कंसीडर्ड होगा आपका। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फोटोसिंथेसिस अकर इन क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्रायोप्रिजर्वेशन इज एसोसिएटेड विथ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, कोई डाउट ही नहीं है। फोटोसिंथेसिस है वो तो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। क्रायोप्रिजर्वेशन इज एसोसिएटेड विथ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो स्टूडेंट हमेशा यही सोचता है कि जो क्रायोप्रिजर्वेशन है वो लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो होता है। मैंने आपको बताया था 36 से 42 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -36 से -42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप लिक्विड रखेंगे तो, और -18 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे टेम्परेचर पे आप किसी चीज को प्रिजर्व करते हैं तो क्रायोप्रिजर्वेशन ही, वो क्रायोप्रिजर्वेशन ही है। -18 से नीचे टेम्परेचर पे आप कोई भी प्रोडक्ट को प्रिजर्व करते हैं तो ये एक तरह से क्रायोप्रिजर्वेशन ही है। अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन में, सॉरी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप प्रिजर्वेशन करते हो तो ये भी क्रायोप्रिजर्वेशन है, बट इसमें टेम्परेचर -36 से -42 डिग्री सेल्सियस के लमसम होता है, ठीक है। लेकिन आप जर्म प्लाज्म का क्रायोप्रिजर्वेशन करते हो तो वो लिक्विड नाइट्रोजन पे करते हो, है तो ये भी क्रायोप्रिजर्वेशन है, ये भी क्रायोप्रिजर्वेशन है। तो लिक्विड नाइट्रोजन भी क्रायोप्रिजर्वेशन के काम में आता है और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड भी क्रायोप्रिजर्वेशन के काम में आता है। प्लांट ब्रीडिंग का जब मैंने आपको क्रायोप्रिजर्वेशन करवाया था उसके अंदर ये क्लियर बताया हुआ आपको, जर्म प्लाज्म है उसको लिक्विड नाइट्रोजन यानी -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप प्रिजर्व करते हो, वो भी क्रायोप्रिजर्वेशन। और किसी चीज को अगर -36 से -42 पे कर रहे हैं तो वो भी क्रायोप्रिजर्वेशन है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और आपका राइट आंसर ए बनना चाहिए, राइट आंसर है वो ए बनना चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैंगो मोल फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय 2,4-D। ना भाई 2,4-D से फ्लावर ड्रॉप तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन मैंगो फॉर्मेशन कंट्रोल करने के लिए Na का इस्तेमाल करते हो। फ्रूट की क्विज करवाई थी उसमें याद होगा आपको बताया था कि क्लस्टरिंग है वो भी Na के एप्लीकेशन से करते हो और जो माल फॉर्मेशन है वो भी क्या है, Na के एप्लीकेशन से आप कंट्रोल करते हैं। इथाइलिन इज ए गैसियस हार्मोन, इथाइलिन है वो एक गैसियस हार्मोन है, बिल्कुल ठीक बात है, बच्चा भी जानता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव आर करेक्ट, ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट में कितने सही है, सॉरी कौन सा सही है? पहला तो गलत है, दूसरा ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट ये रहा, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। पहला है वो स्टेटमेंट ठीक नहीं है, दूसरा बिल्कुल ठीक है, तो सी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, इनको देखिए और उसके हिसाब पे आपको आंसर देना है। विटामिन डी इज केमिकली नोन एज रेटिनोल। ना भाई रेटिनोल तो विटामिन 1 है ना, विटामिन 1 क्या, विटामिन ए है। विटामिन डी तो कैल्सीफिरोल है,
है ना, अर्गो कैल्सीफिरोल है, कोल्च कैल्सीफिरोल है और कैल्सीफिरोल है, रेटिनॉल तो नहीं है। तो पहला तो गलत है। साइनोकोबालामिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B12, बिल्कुल ठीक बात है। ऑरेंज कलर इज कंसिडर्ड एज ए वार्म कलर, बिल्कुल ठीक है। देख लेते हैं, ये बनाएं तो रेड, ऑरेंज, येलो वार्म कलर है, वॉयलेट, ब्लू और ग्रीन कूल कलर है। तो ऑरेंज पूछा है, वार्म कलर, बिल्कुल ठीक बात है। हाउ मेनी ऑफ द अबो स्टेटमेंट आर करेक्ट, 2 स्टेटमेंट गलत है, 1 सही है। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर राइट, 2 स्टेटमेंट है वो ठीक है। नेक्स्ट है, विच ग्रुप ऑफ बीटी क्रिस्टल प्रोटीन इज लेप्टोप्टेरियन स्पीसीज। इसके लिए लेप्टोप्टेरियन के लिए तो क्रिस्टल फर्स्ट है। कौन सा है? क्रिस्टल फर्स्ट है। किसके लिए? लेप्टोप्टेरियन के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में करवाया हो आपको। चलिए नेक्स्ट है, इन प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया द रेशियो ऑफ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मोर्फोजेनेसिस ऑफ कल्चर सिस्टम। बढ़िया तरीके से बताया हुआ है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन रेशियो। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन रेशियो बताया हुआ है ना, ऑक्सिन ज्यादा होगा तो रूट इनिशिएशन होगा, साइटोकाइनिन ज्यादा होगा तो सूट इनिशिएशन होगा। बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एप्पल इज द फर्स्ट फ्रूट क्रॉप विच जीनोम हैज बीन सीक्वेंस्ड। फ्रूट में तो भाई सबसे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग ग्रेप्स में हुई थी, है ना। किसमें हुई थी? ग्रेप्स में। और क्रॉप्स में, राइस में हुई थी। तो पहला तो गलत बात है। इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस यूजफुल इन बनाना, बिल्कुल ठीक है। इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस बनाना के अंदर काम में ली जाती है। इन द लाइट ऑफ द अबो स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत है। देख लेते हैं, ये रहा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंड्रोजीनस मीन्स यूज ऑफ एंथर। एंड्रोजीनस में सिर्फ जो आगे जनरेशन पैदा होती है उसमें मेल का ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी इसमें एंथर यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इन एप्पल न्यू सेलर टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज फाउंड। एप्पल में तो फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस देखने को मिलता है। कौन सा एपोमिक्सिस देखने को मिलता है? फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस है वो आपको देखने को मिलता है। न्यू सेलर तो नहीं देखने को मिलेगा। इनफ्लोरेसेंस ऑफ नोल कॉल इज स्पाइक, नहीं, स्पाइक तो नहीं होता है। पेनिकल ही होता है। कैसा होता है? टिप पेनिकुलेट होता है, तो पेनिकल होता है। दूसरा, ये तीसरा ठीक नहीं है। वायरस फ्री प्लांट कैन बी ऑब्टेन थ्रू मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर से आप वायरस फ्री प्लांट है वो तैयार करते हैं। ये सभी को पता है ना। हालांकि ये मैंने बोला ना सबको पता है, ये तो क्विज में करवाए हुए, लेकिन ये सबको पता है, ये नहीं करवाते तो भी पता ही होता। तो अब देखो, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो आर करेक्ट। 4 है, इनमें से कितने सही है? 2 सही है। देखो, पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा क्या है? गलत है। नेक्स्ट अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कमर्शियल टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया इन द ईयर। देखो भाई, 1987 में आई थी, अब इसमें 1986 दिया हुआ, तो मेरे हिसाब से तो गलती मानना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट किया था टीवी थॉम्स एंड कंपनी ने। कब किया था? 1987 में, है ना। 1987 में सबसे पहले कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। अब 86-87 का दौर है, तो फिर ये सही भी मान सकते हैं, लेकिन ईयर के हिसाब से तो 1987 है। जीन साइलेंसिंग मेरे हिसाब से तो गलत होना चाहिए। फिर जीन साइलेंसिंग इन फ्रूट क्रॉप यूज फॉर डीएनए इनहिबिटिंग। जीन साइलेंसिंग इन फ्रूट क्रॉप यूज फॉर डीएनए इनहिबिटिंग, बिल्कुल ठीक है ये तो। इन IRI न्यू दिल्ली द recalcitrant seed and pollen grain fruit crop species are being cryopreserved। IRI क्या करती है? जो रिक्लेस्ट्रेंट सीड है और उसके अलावा पोलन ग्रेन है, उसको क्या करती है? क्रायो प्रिजर्वेशन करती है।
अब ये काम तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का है, लेकिन ये भी तो IRI का ही पार्ट है, NBPGR जो है ये भी तो किसका हिस्सा है, तो ये तो सही होना चाहिए। दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर इन्होंने 1986 है वो राइट कंसीडर किया है, तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट होगा। फिर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट मेरे हिसाब से, बाकी बोर्ड डिसाइड करेगा क्या होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट अगला है कीवी फ्रूट इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय विच मेथड। देखो कटिंग से और ग्राफ्टिंग से प्रोपोगेट होता है जो कीवी फ्रूट है। सबसे ज्यादा जो प्रोपोगेशन में काम में लेते हैं वो हार्डवुड स्टेम कटिंग काम में लेंगे, तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ बेर इज फिलेंथोइड्स, नहीं भाई फिलेंथोइड तो नहीं होता है, सिलेप्टिक होता है, ठीक है। दूसरा है ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ ओनला इज सिलेप्टिक, नहीं इसका सिलेप्टिक नहीं होता, इसका फाइलेंथोइड्स होता है। जो फाइलेंथेसी फैमिली होती है उसमें फाइलेंथोइड होता है, तो ओनला की फैमिली कौन सी है, फाइलेंथेसी, तो ठीक बात नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत है। तीसरा अपने देख लेते हैं, ब्रांचिंग पैटर्न इन रंबुतान इज रोलीफ्लोरस, नहीं भाई ये भी गलत है, तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो ऑल स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट आएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है अपनी जगह। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है उनको आपको कंसीडर करना है। फादर ऑफ सिस्टमेटिक हॉर्टिकल्चर डी कैंडोली, सिस्टमेटिक हॉर्टिकल्चर तो डी कैंडोली नहीं है, फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी तो जरूर है, तो ये तो ठीक नहीं है। फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर इन इंडिया इज रंजीत सिंह, रंजीत सिंह को आधुनिक भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक कहते हैं, नहीं भाई KL चड्डा जी को तो कहते हैं। किसको कहते हैं, KL चड्डा जी को, इनको तो नहीं कहते रंजीत सिंह को, तो दोनों ही स्टेटमेंट मेरे हिसाब से तो गलत है। इन द लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह क्या है, इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ट्रांसजेनिक इन फ्रूट क्रॉप्स। फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ट्रांसजेनिक इन फ्रूट क्रॉप्स। फ्रूट क्रॉप में सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक था वो सनअप था, किसमें था, पपाया में, लेकिन इसे कमर्शियली यूज नहीं किया गया था। सबसे पहले कमर्शियली यूज तो रेनबो को किया गया था, रेनबो का कमर्शियलाइजेशन हुआ था, है ना। सनअप है ये डेवलप तो की गई थी, लेकिन कमर्शियली प्रोडक्शन के लिए इसको परमिशन नहीं मिली थी, अनुमति नहीं मिली थी, तो यहां पे राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है। ये आपका हरियाणा HDO का पेपर है, बहुत टफ लेवल का है, लेकिन एक शानदार लेवल है। लेकिन आप देखिए YouTube पे ही देख लीजिए आप, जितनी मैंने पीछे हॉर्टिकल्चर की क्विज करवाई है उनसे कितने सारे क्वेश्चन हैं पड़े हैं। दूसरा चीज, मैं लगातार कोई सी भी क्विज करवा रहा हूं उसमें बता रहा हूं कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन करने सीख जाइए। आप देख लीजिए इस एग्जाम में कितने स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन थे। अगर आप रेगुलर क्विज देखते हैं तो आपको ये पता होगा कि मैं हमेशा ये बात बोलता हूं। अभी अपने 10-15 दिन ही हुए हैं MCQ का महासंग्राम जो कोर्स है वो चलाया है, जिसमें बाइलिंगुअल प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्विज होती है, और ये 10-15 दिन की क्विज में आप देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चन फंसे हैं। पहले आप देखिए, उसके बाद इस कोर्स को एक्सेस करिए। अब इस कोर्स में हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज MCQs है वो आपको करवाए जाते हैं और बाइलिंगुअल होते हैं। इसका प्राइस अभी तो ओनली 1000 रुपीज है। हमारा कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसका इतना कम प्राइस हो, तो इसका प्राइस इस संडे के बाद इंक्रीज हो जाएगा। ये तो जस्ट मैं स्टूडेंट को डेमो दे रहा था ताकि आप इस कोर्स से जुड़े, आपको पता लगे कि वास्तव में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होता है ना। हवाई करने से तो क्या फर्क पड़ता है या मार्केटिंग करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक्चुअलिटी में आप डिफरेंस देखिए जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं इंटेलिजेंट हूं या सुपीरियर हूं, हाँ मेहनत बहुत करते हैं आपको एक एक लेक्चर करवाने के लिए।
इसलिए क्वेश्चन डायरेक्ट फंसते हैं। आप देख लीजिए, अभी तक एचडीओ की एग्जाम होने के बाद 1 दिन से ऊपर का टाइम हो गया, अभी तक किसी ने आंसर की नहीं करवाई है। क्यों नहीं करवाई? हर एग्जाम के बाद कोई ना कोई आंसर की करवाता है, क्योंकि पेपर का लेवल है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आने वाले जो भी पेपर होंगे उनमें यूं ही लेवल है वो आपका बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको एक शानदार प्रिपरेशन करनी है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।